Okay, better let's start our today's lecture. Let me share today's PPT. It's week 9 and lecture number 1. And we're going to make different statements of GW basic. Load, MKDR, name, renum, RMDR, run system, save, list, lprint, count. Now before going to that topic, we must take a recap. हमने कि पिछले टाइम क्या पढ़ा था जी, ऑटो कमांड पढ़ी थी, कुछ कमांड्स हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आज ये कमांड्स ही आपकी चल रही हैं, 2-3 लेक्चर्स में आपकी कमांड्स चल रही हैं। एक्चुअली कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। कमांड्स आपको ये ज़्यादा सिखाने का मकसद ये है कि जब तक आपको कमांड्स नहीं आएंगी आपको GW बेसिक पे काम करना नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में इसीलिए ज़्यादा कमांड्स दी गई हैं ताकि आप उन कमांड्स को अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम ऑटो कमांड पढ़ी थी। ऑटो कमांड क्या करती थी? ऑटोमेटिकल लाइन नंबर्स जनरेट करती थी। अगर हम ऑटो कमांड लिख के एंटर करें तो आगे स्टेटमेंट वो हमें लाइन नंबर्स देना शुरू कर देता था, 10, 20, 30, 40, 50 और 10 से स्टार्ट करता था और उसमें डिफरेंस कितना आता था, 10 का डिफरेंस देता था सिंपल ऑटो। इसी तरह हमने ऑटो के साथ मुख्तलिफ कम्बिनेशंस भी बना के देखते थे, ऑटो कॉमा 50 कॉमा 20, इसका मतलब है 50 से ऑटो लाइन नंबर स्टार्ट करेगा और उसमें 20 का डिफरेंस डालता जाएगा। तो हमने ये मुख्तलिफ ऑटो की स्टेटमेंट्स देखी थी। ऑटो की स्टेटमेंट क्या करती है जी, लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करती है। क्लियर में हमने देखा था, क्लियर क्या करती है जी, क्लियर हमारे सारे वेरिएबल्स को नील कर देती है। अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को 0 कर देती है, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसको नल कर देती है, यानी मेमोरी से वेरिएबल्स को साफ कर देती है। इसको हम कहते हैं क्लियर, और इसकी एग्जाम्पल भी हमने करके देखी थी। CLS क्या करेगी जी, CLS हमारी क्लियर स्क्रीन कर देगी। इसमें हमने 2 स्विचेस देखे थे, 0, 1, 2। क्लियर 0 बाय डिफॉल्ट होता है जिसमें सारे इमेजेस और टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं स्क्रीन से। अगर 1 करेंगे तो हमारे इमेजेस जाएंगे, 2 करेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। CLS हमारी कमांड क्लियर को स्क्रीन क्लियर कर देगी। डिलीट कमांड हमारी जो है लाइन नंबर्स को डिलीट करेगी, डिलीट कर देंगे जी हम, उसमें आगे लाइन नंबर लिखेंगे, हमारी वो लाइन डिलीट हो जाएगी। एडिट कमांड हमारी एडिट करने के लिए, एडिट के आगे हम जो भी लाइन नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एडिट 40 करेंगे तो 40 नंबर लाइंस हमारे सामने आ जाएगी जिसको हमने एडिट या चेंज करना होगा। फाइल्स में ये हमारी किसी स्पेसिफिक ड्राइव की जितनी भी फाइल्स हैं, जिस तरह हम डायरेक्टरी लेते थे तो ये सारी फाइल्स उस ड्राइव की हमें शो कर देगा। किल कमांड क्या करती थी, किल आपकी किसी फाइल को डिलीट कर देती थी। किल के आगे मैं आगे फाइल नेम लिखूंगा, किल abc.bash इन्वर्टेड कॉमा में, तो मेरी फाइल जो abc.bash है वो किल हो जाएगी, यानी कि डिलीट हो जाएगी। और लिस्ट में मैं अपनी GW बेसिक की स्टेटमेंट्स में देख सकता हूँ कि मैं स्टेटमेंट देखूंगा, लिस्ट 10 40 करूंगा तो 10 से लेके 40 तक मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। तो जितनी मैं लिस्ट में स्टेटमेंट्स दूंगा उतनी मेरी स्टेटमेंट सामने आ जाएंगी। तो ये हमारे पास लिस्ट को देखने के लिए स्टेटमेंट है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम देखते हैं जी, आज हम क्या कर रहे हैं, आज कुछ और हमारे पास है। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या है CLS में और क्लियर में। CLS जो है हमारी स्क्रीन को क्लियर करती है और इसके साथ 3 स्विचेस होते हैं, 0, 1, 2। बाय डिफॉल्ट 0 होता है जो इमेज और टेक्स्ट दोनों क्लियर करती है, जबकि क्लियर जो है, क्लियर हमारे वेरिएबल्स को रिमूव करती है कंप्यूटर की मेमोरी से। कंप्यूटर की मेमोरी से वेरिएबल्स को रिमूव कर देती है। यानी पहले अगर मैंने a की वैल्यू 10 रखी हुई थी, लेकिन जब मैं क्लियर लिखूंगा तो a की वैल्यू 10 वहां से रिमूव हो जाएगी, यानी कि जो a है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू ये 0 कर देगा, और अगर स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में इससे पहले मैं क्लियर लिखूंगा उसके बाद में लिखूंगा तो मेरा जो एक्सक्यूज मी स्ट्रिंग सर। है वो नल हो जाएगा। जी बताएं। सर एक बच्चा वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। क्या नाम है उसका? उसको क्या नाम अपना ठीक उमर करके नाम आए, है। नेम ठीक करके आए। ठीक है, आगे हम्म। सुने आप। ठीक है जी, हमारा CLS और क्लियर में डिफरेंस है। CLS क्या करेगा जी, हमारी क्लीन स्क्रीन क्लियर कर देगा, 0, 1, 2 स्विचेस है उसमें। क्लियर क्या करेगा, क्लियर हमारे मेमोरी से वेरिएबल्स को रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है ना। क्लियर जो है वो वेरिएबल, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है a इज इक्वल टू 10 रखवाई है
तो न्यूमेरिक वैल्यूज को रिमूव कर देगा, ए ब्लैंक हो जाएगा, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को भी नल कर देगा। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है आपने। आगे देखते हैं जी, आगे हमने क्या करना है। जी, लोड कमांड, लोड क्या करती है? लोड मैंने आपको बताया, लोड का मीनिंग क्या है। लोड का मीनिंग है कि जो आप जब भी फाइल अपनी सेव करते हैं वो कहाँ जाती है? हार्ड डिस्क में चली जाती है। लेकिन प्रोग्राम आपका उसी वक्त कोई रन करता है जब वो कंप्यूटर की मेमोरी में यानी कि रैम में आ जाए। तो जो भी हमारी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है उसको हमने कंप्यूटर की मेमोरी में पहले लेके आना है। जो भी फाइल रन करनी है उसको हार्ड डिस्क से हमने कंप्यूटर की मेमोरी में डाउनलोड करना है। तो इस प्रोसेस को हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेमोरी में डाउनलोड करने को कहते हैं कि ये लोड है जी, हमने फाइल लोड कर ली है। और जब कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाती है तो सिर्फ हमने रन लिखना होता है और हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि अब वो लोड हो गई है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो लोड कमांड जब हम यूज करेंगे और आगे उसके फाइल का नेम लिखेंगे तो इसका मतलब है वो फाइल हमारी हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाएगी। F3 की भी यूज कर सकते हैं और फाइल नेम दे। सिंटेक्स इसका क्या है जी? लोड लिखूंगा, आगे फाइल का नेम इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, और आर भी इसमें एक स्विच है, आर वो भी ऐड कर सकता हूँ। अब देखते हैं ये आर क्या है जी। लोड करूंगा, आगे इन्वर्टेड कॉमा फाइल नेम लिखूंगा, कॉमा आर लिखूंगा। आर का मतलब है कि जस्ट जब मैं अब फाइल को लोड करूंगा तो मुझे उसके अलावा रन कमांड नहीं करनी पड़ेगी, फाइल ऑटोमेटिकली रन खुद ही कर जाएगी। लोड के साथ अगर मैं कॉमा आर लिखता हूँ, आर का स्विच लगाता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो फाइल आपने मेमोरी में लोड की है वो लोड होते साथ ही क्या हो जाएगी? रन भी कर जाएगी। तो लोड क्या करेगी? लोड आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में से परमानेंट स्टोरेज से आपकी फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में लेके आएगी, रैम में लेके आएगी। और अगर आप कॉमा के साथ आर लिख देंगे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी कर जाएगी। और अगर आप आर नहीं लिखते तो उसके बाद आपको रन कमांड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले फाइल लोड होगी और उसके बाद रन होगी। लेकिन अगर आप रोड के साथ ही कॉमा आर लिख देते हैं तो इसका मतलब अब हमें रन कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट लोड के साथ ही फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं क्या है। ये देखें, लोड डी कॉलन पे हमारी एक फाइल पड़ी हुई है फैक्ट डॉट बैश, इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा नाम रखना लिखना है आपने। सेव भी इसी तरह होगा, लोड भी इसी तरह होगा। या F3 प्रेस करें और फाइल का नाम दें, या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लोड लिखें और आगे फाइल का नाम लिखें। जब हम लोड लिखेंगे तो हमारी फाइल जो है डी ड्राइव से कहाँ पर आ जाएगी? कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाएगी, यानी कि अब वो रेडी है फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि वो लोड हो चुकी है। लोड करने के बाद हम रन कमांड यूज करेंगे, और अगर रन कमांड यूज नहीं करनी तो हम लोड के साथ फाइल का नेम लिखेंगे, कॉमा आर लिख देंगे। आर मीन कि ये फाइल लोड होते साथ ही खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रन कर जाएगी, हमें रन कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी। तो लोड कमांड आपने याद रखनी है कि ये कंप्यूटर की स्टोरेज से यानी हार्ड डिस्क से फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में ले आती है, और जब कोई चीज़ मेमोरी में आ जाती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, वेट करती है कि मैंने एग्जीक्यूट होना है। तो हम रन कमांड करेंगे तो हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर रन नहीं लिखना तो लोड के साथ ही हमने ये इस आर को कॉमा के साथ लगा देना है, विच मीन्स कि फाइल लोड होने के बाद फौरन रन भी कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, mkdir। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी आपने अगर क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी क्या होती है? जिस तरह आप फोल्डर्स का आपको पता है, फोल्डर्स में क्या होता है जी? बहुत सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। इसी तरह डायरेक्टरी भी होता है जिसमें बहुत सारी फाइल्स सेव होती हैं। तो आप डायरेक्टरी कह रहे हैं या फोल्डर कह लें, दोनों का पर्पस एक ही होता है। तो इसमें हमारे पास बेसिक में कमांड होती है mkdir। अगर हमने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, और डायरेक्टरी किस लिए यूज होती है? आपकी फाइल्स को सेव करने के लिए। यानी मैंने अगर अपनी बेसिक की 5 6 7 फाइलें बनाई हैं और सब वो इधर रूट पे पड़ी हुई हैं, तो मैं उन सबको सेव करने के लिए अपना एक फोल्डर नाम का क्रिएट करूंगा और सारी फाइल उसमें रख दूंगा, जिससे पता चलेगा कि ये मेरा सारा काम है, मेरा फोल्डर है, इसमें मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आप जब भी फोल्डर क्रिएट करेंगे उसका पर्पस होगा कि आप उसमें अपनी फाइल्स सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब ये एग्जांपल देखें जी, mkdir, और यहाँ पूरा पाथ उसने लिखा हुआ है
कि डी कॉलन में जहाँ हो वहाँ गुड्स के नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपने इन्वेंट्री नाम का फोल्डर क्रिएट कर देना है। तो हम किस कमांड से फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं? mkdir से। तो mkdir में आप सिंपल फाइल का नाम भी लिखेंगे तो वो डायरेक्टरी को क्रिएट कर देगा। तो याद रखना है mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी किससे यूज होती है? आपकी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास कमांड है जी नेम कमांड। नेम कमांड क्या करेगी? रीनेम करेगी, रीनेम अ फाइल। फाइल को रीनेम करने के लिए आपने नेम कमांड यूज करनी है। अब नेम कमांड का सिंटेक्स क्या है? नेम लिखना है ओल्ड फाइल नेम एज न्यू फाइल नेम। एग्जाम्पल देखते हैं जी। नेम ओल्ड फाइल नेम, यानी मेरे पास रिमार्क्स डॉट डीओसी नाम की फाइल है जिसको मैं एज rmks.doc में चेंज करना चाहता हूँ। सिंटेक्स देख लें। नेम मीन कि हम इस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, उसका फाइल नेम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ ओल्ड नेम लिखा है एज, यहाँ पे और न्यू नेम लिखा है जो चेंज करना चाहते हैं। तो जब मैं ये कमांड चलाऊंगा नेम रिमार्क्स डॉट डॉग एज rmks.doc, तो मेरी जो रिमार्क्स नाम की फाइल है वो इस कमांड के बाद rmks.doc के नाम से सेव हो जाएगी। इसका मतलब है अगर आपने फाइल का नेम चेंज करना है तो आप नेम कमांड यूज करेंगे, और नेम कमांड का सिंटेक्स क्या है? नेम लिखेंगे, ओल्ड फाइल नेम लिखेंगे, आगे एज लगाएंगे और फिर न्यू फाइल नेम लिखेंगे। अब देखिए नेम, आगे ओल्ड फाइल नेम इन्वर्टेड कॉमा में, एज न्यू फाइल नेम इन्वर्टेड कॉमा में। तो हमारी ये ओल्ड फाइल नेम न्यू फाइल नेम से सेव हो जाएगी। जी बच्चों, नेम्स की कमांड का पता लगा है? नेम का पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? सब चुप करके बैठे हैं। mkdir नेम। यस सर, मैं सुन यस रहा हूँ। सर। जो नहीं यस समझ आ सर, रहा यस सर, पूछना सुन है, रहा इतनी हूँ। डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी सी कमांड देंगे तो ये आज इंशाल्लाह खत्म कर देंगे हम। नेम कमांड का पता चल गया। अब रीनम आपको पता है क्या है? रीनम स्टैंड फॉर री नंबरिंग, कि हमने उसकी दोबारा नंबरिंग करनी है। द कमांड इज यूज टू रीनंबर द प्रोग्राम लाइंस। हमने प्रोग्राम की लाइंस के नंबर्स को रीनम करना है, यानी री नंबरिंग करनी है। कहीं मैंने 15 लिखा हुआ है, कहीं मैंने 20 लिखा हुआ है, कहीं 17 लिखा हुआ, उसको मैं रीनम करना चाहता हूँ, यानी एक सीक्वेंस में अपने हिसाब से नंबरिंग देना चाहता हूँ। तो कमांड स्टेटमेंट्स की लाइन नंबर को चेंज करना, उसे क्या कहेंगे? री नंबरिंग करना, कि हम उसे री नंबरिंग कर रहे हैं। अब सिंटेक्स क्या है जी? रीनम है, ओल्ड न्यू नंबर है, ओल्ड नंबर है और इंक्रीमेंट है। अब देखें क्या फर्क है इसमें, मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और इंक्रीमेंट। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, ठीक है ना? यही देखें, यही सिंटेक्स है ना। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड ओल्ड नंबर और इंक्रीमेंट। अब इसमें ओल्ड नंबर नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने स्पेस छोड़ी हुई है। सिंटेक्स वही फॉलो करना है जो दिया हुआ है। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और इंक्रीमेंट। अब ओल्ड नंबर इधर देखें नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। रीनम ओल्ड नंबर, न्यू नंबर और इंक्रीमेंट। अब देखें इसका क्या मीनिंग है। ओल्ड नंबर न्यू नंबर, यानी 150 का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा 70 से, और उसमें इंक्रीमेंट कितना होता जाएगा? 50 का। यानी कि 70 में 50 इंक्रीज करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें 50 इंक्रीज करेंगे, हमारा नेक्स्ट नंबर चलता जाएगा। सिंटेक्स आपने याद रखना है। रीनम न्यू, ये देखें ये सिंटेक्स। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट। रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट। ठीक है ना? न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट। अब इसमें देखें जी, न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट, न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट। ठीक है। रीनंबरिंग एक्चुअली क्या करेगी? आपकी लाइंस के नंबर्स को चेंज कर देगी। जो आप न्यू नंबर देंगे उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वो नंबरिंग कर देगी, और जितना इंक्रीमेंट देंगे उस हिसाब से इंक्रीमेंट कर देगा। ये देखें, ये मैं आपको एग्जांपल दोबारा ही बता रहा हूँ। ये न्यू नंबर है, ये ओल्ड नंबर है, ये इंक्रीमेंट है। ये न्यू नंबर, इसका मतलब है जहां मैं नंबर लिया, इसका मतलब है मैं डिफॉल्ट दे रहा हूँ। अभी देखें, सिर्फ रीनम अगर लिखूं, रीनम क्या कर रहा है जी? रीनम हमारा वो लाइंस जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट करेगा, जिस तरह मैं नंबर देता था 10 से स्टार्ट करेगा, और उसमें डिफरेंस कितना रखेगा? बाय डिफॉल्ट 10 का डिफरेंस रखेगा। यानी 10 20, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने प्रोग्राम की लाइंस 15 13 45 लिखा हुआ है,
मैं इन सबको चेंज करना चाहता हूँ। मैं रीनम करूंगा, जब रीनम करूंगा तो मेरी फर्स्ट लाइन कहाँ पे आ जाएगी, 10 नंबर से स्टार्ट होगी और इंक्रीमेंट कितना होता जाएगा, 10 नंबर का इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, इस हिसाब से मेरी लाइंस का सीक्वेंस बन जाएगा। तो मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा हूँ, रीनम की सर कमांड रीना यूज कर। जी बताएं। जी बच्चों। रीनम, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। रीनम, न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट। जब मैं सिर्फ रीनम लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं लाइन अपनी कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, 10 से करना चाहता हूं, और उसमें रीनम का जी बताएं, पूछें। आवाज आपकी गायब हो जाती है एकदम। जी बच्चों, दोबारा समझें। रीनम मीन री नंबरिंग करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने वो स्टार्ट किया हुआ है 15 से, फिर उसमें इंक्रीमेंट 10 का दिया हुआ है, 15, 25, 35, 45, 55, 65। मैं कहता हूँ ये मुझे नंबर अच्छे नहीं लग रहे, मैं सही नंबर 10, 20, 30 इस तरह के नंबर दूं, 10, 20, 30। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस प्रोग्राम में रीनम की कमांड दूंगा। जब रीनम करूंगा तो सिर्फ रीनम लिखने से मेरे प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं उसका नंबर चेंज हो जाएगा, यानी कि 10, 20, 30, 10 से स्टार्ट होगा और उसमें इंक्रीमेंट कितना आता जाएगा, 10 का आता जाएगा, यानी अब मेरी 15, 25, 35 वाली स्टेटमेंट्स किस नंबरिंग से स्टार्ट हो जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50, यानी 10 के इंक्रीमेंट के साथ, और 10, 10 बना के स्टार्ट करके तो हमारी री नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये री नंबरिंग एक्चुअली आपको अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और उसको समझने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। वैसे इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता कि आपका प्रोग्राम एरर देगा या नहीं देगा, ये सिर्फ जस्ट आपने अपनी याद दहानी के लिए होती है और कोई इसका पर्पज नहीं होता। तो रीनम, इसमें देखें रीनम 80 और ये स्पेस छोड़ी हुई है, और 30, न्यू, ओल्ड और 30, यानी ओल्ड नंबर जो है, जो भी नंबर आया हुआ उसको मैं किससे स्टार्ट करना चाहता हूँ, 80 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और उसमें कितना इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, 80 में 30 प्लस करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर उसमें 30 प्लस करेंगे अगला नंबर आ जाएगा, फिर उसमें 30 प्लस करेंगे अगला नंबर आ जाएगा, तो री नंबरिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें देखें जी, न्यू आ गया है, ओल्ड आ गया है और इंक्रीमेंट आ गया। इसका मतलब है न्यू और ओल्ड, ओल्ड 70 था, अब मैं न्यू नंबर किससे स्टार्ट कर रहा हूँ जी, 150 से, और उसमें इंक्रीमेंट कितना दे रहा हूँ, 50 का, यानी पहले 150 आएगा, उसके बाद 200 आ जाएगा, फिर 250 आ जाएगा, फिर 300 आ जाएगा। तो ये आपके 50 इंक्रीज करेगा। री मीन आपने अपनी लाइंस को री नंबरिंग करनी है, न्यू नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, RMDIR। अभी हमने MKDIR पढ़ा है, MKDIR मेक डायरेक्टरी, और RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। रूम डायरेक्टरी या फोल्डर को हम अपनी डिस्क से परमानेंट रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी RMDIR लिखेंगे और आगे इन्वर्टेड कॉमा में हम फाइल का नाम देंगे, एग्जाम्पल RMDIR, और ये इसने इन्वर्टेड कॉमा में पूरा फाइल का पाथ और नेम दिया हुआ है। जब मैं ये RMDR चलाऊंगा तो मेरी इनमें से कौन सी फाइल है जो डिलीट होगी, जी बताएं बच्चों मुझे। जब मैं RMDIR लिख के ये कमांड चलाऊंगा तो मेरी कौन सी डायरेक्टरी जो है वो रिमूव होगी, इसमें से गुड्स की होगी कि इन्वेंट्री की होगी, किसको पता है, जी हसनैन मेहदी, आफाक मेहदी, अयान सर किधर गुड्स की गए, शायद। जी कौन सी वाली डिलीट होगी जब मैं RMDIR लिख के ये पाथ दे रहा हूँ पूरा, इनमें से गुड्स की डायरेक्टरी डिलीट होगी या इन्वेंट्री की डायरेक्टरी डिलीट होगी, जी किसी को। इन्वेंट्री की डिलीट होगी। सर इन्वेंट्री इन्वेंट्री की। की। इन्वेंट्री की डिलीट होगी क्योंकि गुड्स के बाद आती है, तो जो हमारे पास सबसे यस बाहर सर। वाला लेटेस्ट नाम होता है वही डिलीट होती है, अंदर वाली नहीं डिलीट होगी। जब इन्वेंट्री डिलीट हो जाएगी तो हमारे पास कौन सी डायरेक्टरी रह जाएगी, गुड्स रह जाएगी। अगर मैं RMDIR और गुड्स करूंगा तो फिर गुड्स भी डिलीट हो जाएगी। तो अभी इस कमांड के जरिए हमारी कौन सी डिलीट हो रही है, इन्वेंट्री डायरेक्टरी जो है डिलीट हो रही है। तो कौन सी कमांड से हमने डिलीट की है, RMDIR, याद रखना है इसको, ठीक है। अब रन कमांड है जी, अभी हमने पढ़ा है कि लोड होता है, पहले प्रोग्राम आपका लोड होगा, जो भी आपकी फाइल है
F3 प्रेस करेंगे या लोड लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का नाम लिखेंगे, तो आपकी फाइल जो है वो हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाएगी। और जब लोड हो जाएगी तो हमने उसको रन करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। अब हमने कौन सी कमांड रन करने के लिए यूज करनी है? रन कमांड लिखेंगे या F2 प्रेस करेंगे। रन कमांड लिख के इन्वर्टेड कॉमा में हमने फाइल का नेम लिखना है, ठीक है ना। रन लिख के इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का नेम लिखना है। और आर ये जो स्विच दे रहा है वो कह रहा है इस लाइन जो है वो ऑप्शनल है। अब ये देखें रन और लाइन नंबर, अगर हमने फाइल कोई ओपन की हुई है abc.bas, तो मैं चाहता हूँ इस वक्त जो मेरी कंप्यूटर की मेमोरी में फाइल लोड होगी वो कौन सी होगी? जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, यानी abc.bas। अगर मैं सिंपल रन लिखूंगा तो मेरी पूरी abc.bas नाम की फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक नंबर से मेरी ये फाइल जो है वो हो, फॉर एग्जांपल 40 नंबर जो है लाइन स्टेटमेंट जो है वहां से एग्जीक्यूट करे। फिर मैं ये कमांड यूज करूंगा, रन लाइन नंबर 40, और आर मीन सारी फाइल्स जो है वो ओपन रखेगा, ओपन जो आपके डाटा की फाइल्स हैं। तो आप फाइल को अपना नेम दे के भी चला सकते हैं। अगर आप नेम देंगे तो पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन आप लाइन नंबर देंगे तो उस स्पेसिफिक लाइन से ऑनवर्ड आपकी लाइंस जो हैं वो रन कर जाएंगी। तो ये कमांड हम उसलिए इसलिए यूज करते हैं अगर हमने एक खास उसका एक मॉड्यूल या एक खास हिस्सा जो है प्रोग्राम का वो चेक करना हो कि सही काम कर रहा है कि नहीं, तो हम लाइन नंबर से ऑनवर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें श्योर है कि प्रोग्राम हमारा ठीक है, हमने पूरा रन करना है, तो फिर हम रन करेंगे और आगे इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का नेम देंगे, रन टेबल डॉट बेस, ठीक है ना। अब ये कमांड क्या कर रही है कि हमारी फाइल की जो मेमोरी है कंप्यूटर में उसमें कौन सी फाइल लोड हुई है जो करंटली जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, कौन सी फाइल है वो? टेबल डॉट बेस। तो मैंने जस्ट रन लिखना है, टेबल डॉट बेस लिखना है और आर लगा देना है। आर स्विच है एग्जीक्यूट टेबल विदाउट क्लोजिंग ऑल फाइल, यानी सारी डाटा की फाइल्स जो है वो आर ओपन रखेगा जिसमें से इसने डाटा पिक करना है। तो ये कमांड लिख के रन टेबल डॉट बैश लिखूंगा, मेरी फाइल जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो याद रखना है जब भी आपने फाइल अपनी कमांड रन करनी है तो आपने रन कमांड यूज करनी है और आगे इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का नेम देना है। अब हमने काम कर लिया, अपने सारा प्रोग्राम लिख लिया है, GW बेसिक की IDE पर सारी स्टेटमेंट्स लिख ली हैं। तो दूसरा हमने काम क्या करना होता है? उस प्रोग्राम को सेव करना होता है। जब हम सेव करते हैं, किस लिए सेव करते हैं? ताकि हम जब भी इस प्रोग्राम का हमारा दिल करे इस प्रोग्राम को ओपन करें और उसको रन करें, एग्जीक्यूट करें, उसका आउटपुट देखें। लेकिन अगर सेव नहीं करते तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में ही रहती है और वो प्रोग्राम लाइट जाने के बाद खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरा काम इंपॉर्टेंट जो हमने करना होता है, जब भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम उसको सेव करते हैं, और जब सेव कर लेते हैं तो हमारा ये फाइल हार्ड डिस्क पे परमानेंटली स्टोर हो जाती है और जब भी दिल करता है उसको ओपन कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? सेव यूज करेंगे। और सेव का सिंटेक्स क्या है? सेव और आगे फाइल नेम। फाइल नेम हमेशा किस में लिखना है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। और इसके साथ दो स्विचेस उसने दिए हुए हैं, ए और पी। जब भी आप फाइल नेम फाइल सेव करेंगे आप लिखेंगे फाइल सेव और इन्वर्टेड कॉमा में abc.bas और ए लिखेंगे। ए का मतलब है आस्की फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट जो हमारी ये फाइल सेव करता है GW बेसिक वो ए के साथ करता है। अगर हम ए ना भी लिखें तो ए के साथ ही फॉर्मेट में करेगा। ए मीन आस्की फॉर्मेट। ये कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपने फाइल्स को स्टेटमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जब पी लिखेंगे तो P मीन बाइनरी फॉर्मेट है, P मीन बाइनरी फॉर्मेट। ये रिस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड फॉर्मेट होता है, इसमें आप अपनी फाइल्स की जो स्टेटमेंट हैं वो चेंज नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपनी फाइल की स्टेटमेंट को प्रोटेक्टेड मोड में रखना है कि मैं चेंज ना कर सकूं या कोई इसको चेंज ना कर सके, तो आप फाइल को जब सेव करेंगे तो सेव फाइल नेम और कॉमा पी कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाद में इसको चेंज करना है, जो बाय डिफॉल्ट उसका सेविंग का ऑप्शन होती है, वो याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट सेविंग ऑप्शन ए होती है जिसमें फाइल जो है हमारी आस्की फॉर्मेट में चेंज होती है, सेव होती है, जिसमें हम उसकी स्टेटमेंट को जब चाहे चेंज कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पास स्विचेस हैं, ए और पी। ये देखें, सेव इन्वर्टेड कॉमा में फाइल नेम मैट्रिक्स डॉट bas और ए आस्की मोड में यानी कि
ये कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन जब मैं फाइल के साथ पी लगाऊंगा तो ये अब एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में आ गई है। इसमें हम इसकी रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है, प्रोटेक्टेड मोड होता है, इसमें हम इसकी स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जी बच्चों, सेव का पता चला कि नहीं? आगे देखें, हमारे पास सिस्टम कमांड है। सिस्टम जब हम लिखेंगे अपने GW बेसिक के, तो ये प्रोग्राम वापस कहाँ पे आ जाएगा, यानी GW बेसिक को क्विट कर देगा और वापस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि विंडो में आ जाएगा। अगर हम GW बेसिक को क्विट करना चाहते हैं और वापस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आना चाहते हैं, तो हम सिस्टम कमांड लिखेंगे, सिर्फ सिस्टम लिखना है, सिस्टम लिख के एंटर करेंगे, हमारा ये वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि विंडोज में वापस चला जाएगा। तो याद रखना है, सिस्टम कमांड GW बेसिक को क्विट करके वापस आने, बाहर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के लिए सिस्टम कमांड यूज होगी। अब एल लिस्ट देखें जी। लिस्ट कमांड हमने देखी थी। लिस्ट कमांड क्या करती थी, हमें लाइंस की स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर बताई दी थी। लिस्ट मैंने देनी है जी, लिस्ट देनी है 40 टू 60 देनी है, तो मुझे प्रोग्राम की 40 50 60 जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो शो कर देती है मॉनिटर पर। लेकिन एल लिस्ट का क्या मतलब है? एल लिस्ट भी लिस्ट की तरह ही काम करती है, लेकिन लिस्ट जो है वो स्टेटमेंट्स को मॉनिटर पर डिस्प्ले करती है, और एल लिस्ट जो है स्टेटमेंट्स को प्रिंटर पर भेज के पेपर पर डिस्प्ले करती हैं। यानी एल लिस्ट जब भी कमांड आएगी, इसका मतलब है कि अब हमने लिस्ट को किस पर भेजना है, प्रिंटर पे आउटपुट लेना है। और अगर सिर्फ सिंपल लिस्ट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमने आउटपुट कहाँ पर लेना है, हमने आउटपुट मॉनिटर पर लेना है उस प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स का। तो लिस्ट और एल लिस्ट को आपने याद रखना है कि जब भी लिस्ट आएगा हमारा आउटपुट को मॉनिटर पर दिखाएगा, लेकिन जब एल लिस्ट आएगा तो हमारा आउटपुट कहाँ भेज देगा, प्रिंटर पर भेज देगा। तो हम, इसका मतलब है कि हम अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपनी स्टेटमेंट्स का कि 40 से 100 तक, तो मैं एल लिस्ट लिखूंगा, लाइन नंबर लिखूंगा, ये देखें लिस्ट लाइन नंबर लिखूंगा, 40 to 80 और आगे फाइल नेम लिखूंगा। तो अब मेरी जो लिस्ट है कहाँ पे चली जाएगी, मॉनिटर पे चली जाएगी। लेकिन जब मैं एल लिस्ट लिखूंगा तो यही चीज जो है वो कहाँ चली जाएगी, प्रिंटर पर चली जाएगी। तो एल लिस्ट याद रखना है। एल लिस्ट आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं जो उनको आप प्रिंट कराना चाहते हैं, उनको हम एल लिस्ट कमांड के जरिए प्रिंट करवा सकते हैं। अब एल प्रिंट देखें जी। एल प्रिंट क्या करेगा, आपके डाटा को प्रिंटर पर भेज देगा। अब एल प्रिंट जो है लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन एग्जांपल देखें, अच्छा इसकी एग्जांपल नहीं दी, तो एल प्रिंट याद रखना है कि एल प्रिंट देंगे, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन देंगे कि जी मैं ये देंगे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जिसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एल प्रिंट ए में मैंने वैल्यू स्टोर की है 10, तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एल प्रिंट और ए। ए जब जाएगा तो ए जो ए की वैल्यू 10 है वो 10 किस पे प्रिंट हो जाएगा, पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। या मैं लिखना चाहता हूँ एल प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा में मैं अपना एड्रेस दे दूं, स्ट्रिंग दे दूं, तो जब मैं एल प्रिंट भेजूंगा तो मेरा वो जो एड्रेस है वो पेपर पर प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ एल प्रिंट। जब भी एल आएगा इसका मतलब है आपका कि हमारा डाटा कहाँ जा रहा है, हमारा डाटा प्रिंटर पर जा रहा है। और सिर्फ अगर एल के बगैर मैं कमांड लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा डाटा कहाँ जा रहा है, मेरा डाटा मॉनिटर पर प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, हमारी काउंट आ गई जी। काउंट क्या करेगी, कंटिन्यू की आएगी। कंटिन्यू कब आता है, अगर मैं प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट्स उसकी चल रही हैं, मैं दरमियान में कंट्रोल ब्रेक या स्टॉप प्रेस करूं, जब स्टॉप प्रेस आएगा मेरे प्रोग्राम में तो मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप किस लिए होता है जी, फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोग्राम में प्लस वाला एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके नीचे मैंने स्टॉप लिख दिए। जब मैं स्टॉप लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, ए की वैल्यू लेगा, बी की वैल्यू और सम उसका मुझे दिखा देगा, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक इन लाइन नंबर, स्टॉप हो गया। अब मैंने देख लिया कि जी इसका सम सही आ रहा है जो इसने दिया था, तो स्टॉप को मैं खत्म करने के लिए मैं दोबारा काउंट या F5 की प्रेस करूंगा, तो मेरा प्रोग्राम जो है उसी स्टेटमेंट से आगे दोबारा चलना शुरू हो जाएगा और एंड तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि स्टॉप से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, और काउंट जो है वो आपका प्रोग्राम स्टॉप से नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वहां से कंटिन्यू कर देगा। काउंट एक्चुअली कंटिन्यू से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू कर जाएगा। तो कंटिन्यू के लिए F5 की भी आपके पास है GW बेसिक में।
या आप काउंट लिखें या F5 लिखें तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन काउंट कब यूज करना है? जब आपने स्टॉप यूज किया हुआ है। अगर स्टॉप यूज नहीं किया तो काउंट काम नहीं करेगा। तो अगर आपने प्रोग्राम में स्टॉप यूज किया है, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया है, आपने उसका आउटपुट चेक कर लिया है, अब आपकी बाकी स्टेटमेंट्स रहती हैं जो नहीं एग्जीक्यूट की, तो आप काउंट करेंगे या F5 प्रेस करेंगे, तो जहां स्टॉप होगा आपका प्रोग्राम है उससे नेक्स्ट जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारी काउंट स्टेटमेंट होती है जिसे कंटिन्यू कहते हैं। ये एक हमारे पास वीडियो है जो मैंने इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड निकाली है। ये आपने वीडियो देखनी है, आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में और ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तो वीडियो लाजमी देखनी है। होम असाइनमेंट है, आपने इन सब को, आपने जो कमांड्स हैं इनको अपनी कॉपी पे लिखना है, लर्न भी करना है, क्योंकि ये कमांड जब तक आपको याद नहीं होंगी आप अपनी GW बेसिक की प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सब आपने काम जरूर करना है। जी बच्चों, कुछ समझ आई है कि नहीं आई? कहाँ गए? अयान किधर गया? आफाक किधर गया? जी सर सर मैं समझ तो आ इधर गई। ही हूँ। जी, इधर ही है। कॉन्ट यस सर, आ गया कमांड का पता समझ। लग गया कॉन्ट क्या करेगी? यस सर। जी, काउंट कंटिन्यू करेगी। अगर आपने 10 से लेके 100 तक कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है और 10, 20, 30, 40 के बाद आपने आपने ब्रेक स्टॉप लिख दिया है, तो इसका मतलब जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट चलेंगी 10, 20, 30, 40, और उसके बाद स्टॉप लिखा हुआ है, अब हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पर नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं स्टॉप के बाद वाली स्टेटमेंट यानी 50 से ऑनवर्ड स्टेटमेंट चलाऊं, तो मैं काउंट F5 या काउंट लिख के एंटर करूंगा, तो मेरा प्रोग्राम स्टॉप के बाद 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सारी स्टेटमेंट चला देगा। तो आ कंटिन्यू क्या करेगा? ये कंटिन्यू से निकला हुआ है, हमारी स्टॉप की स्टेटमेंट को खत्म करेगा और हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देगा। एल प्रिंट और एल लिस्ट क्या करेगा? आपको मॉनिटर पर उसकी लिस्ट दिखा देगा। और एल प्रिंट क्या करेगा, और एल लिस्ट क्या करेगा? हमारे प्रिंटर पे उसकी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा, यानी प्रिंट आउट दे देगा। और एल प्रिंट क्या करेगा? हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको भी प्रिंटर पर डिस्प्ले करा देगा, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे हमारी कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, जो भी होगी जब हम एल प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ पे चले जाएगा? प्रिंटर पर चले जाएगा। सिस्टम करेंगे, सिस्टम से हमारी वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएगा, यानी विंडो आ जाएगा। सेव में हम फाइल को सेव करेंगे। सेव हम आस्की में भी कर सकते हैं, एनकोडिंग में भी और बाइनरी में भी कर सकते हैं। ये आपने देख लिया। रन कमांड हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। RMDI रिमूव डायरेक्टरी कर देगा। REN रीनम कर देगा। रीनम में हमने देखा है कि न्यू नंबर ओल्ड नंबर इंक्रीमेंट आ जाएगा। नेम में हमारे जो है वो रीनेम कर देगा सारी लाइंस को, 10, 20, 30 जो हम लाइंस नंबर दें। MKDIR में हमारी डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। और लोड जो है हमारे सेव प्रोग्राम को, सेव फाइल को जो हमारी हार्ड डिस्क में थी उसको कहाँ पे ले आएगा? कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करवा सर देगा, आपकी आवाज कट गई है। ताकि ये कब जो है हमारी एग्जीक्यूट हो सके। जी, सब बच्चों को ये कमांड्स का पता चल गया है? जिसको नहीं पता चला वो पूछ ले। जी बच्चों, नहीं पता चला किसी